चलिए स्टार्ट करें। तो आज की क्लास स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव दोनों बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ आ रही ना बात। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही है, समझ आ रही ना बात। तो हेडिंग डालिएगा स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव्स या फिर स्टेशनरी वेव। दोनों बातें क्या है, सेम है, ठीक है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, आज उसके बारे में बताना है। जब एक फिक्स्ड एंड हो, क्या हो, फिक्स्ड एंड हो ना, ये फिक्स्ड एंड है और यहां से आप एक क्या करते हैं, रस्सी लेते हैं, इसको यहां पे बांध देते हैं, ठीक है। यहां से आप पल्स क्रिएट करते हो रस्सी के अंदर ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। तो ये पल्स इधर की तरफ ट्रेवल करके जाती है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेगी, पल्स टकराएगी ना, क्या करेगी, टकराएगी। तो ये एंड कैसा है, फिक्स्ड है। तो जब यहां पे टकराएगी तो इस फिक्स्ड एंड से टकराने के बाद क्या हो जाती है, अगर यहां पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तो ये टकराएगी और टकराने के बाद क्या हो जाती है, ऐसे पलट जाती है ना, इस तरह से क्या हो जाती है, पलट जाती है। फिक्स्ड एंड वाला पढ़ाया था ना, तो पलट जाती है। इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, ए है ना। अब इसके बाद देखना ध्यान से, इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इधर की तरफ। तो दो वेव्स हो गई, इसकी इक्वेशन भी लिख के बताया था, क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ना। और इस वाले की क्या होगी, इस वाले की y इज इक्वल टू, इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये पूरा पढ़ाया हुआ है, समझ आ रहे हो। तो एक वेव इधर से जा रही है और एक टकरा के क्या हो रही है, वापस हो रही है। तो टकरा करके जब ये वापस होगी ना, तो जब ये दोनों मिलेंगी, मिलने को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। जब एक दूसरे से सुपर इंपोज होंगी तो जो वेव बनेगी उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव। क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव। समझ आ रही ना। अच्छा ये बताओ, ये दोनों वेव की खासियत क्या है। अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या है, सेम। लेमडा दोनों का क्या है, सेम। एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, सेम। स्पीड भी क्या है, सेम। तो क्या क्या चीज सेम है, स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और क्या चीज, एम्पलीट्यूड, ऑल आर सेम ना। इन दोनों के मिलने से जो वेव बनेगी उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग वेव। क्या बोलेंगे। अब इसका सोल्यूशन है, मतलब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों जब मिलेंगे ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये होगा। एक जाने वाली को क्या बोल देंगे, y1, और आने वाली को क्या बोल देंगे, y2 ना। जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। इसकी इक्वेशन जानते हैं कैसी आएगी, y नेट इज इक्वल टू जो आएगी, y नेट इज इक्वल टू आएगी माइनस 2a साइन के एक्स इंटू कॉस के एक्स बने, कॉस
ओमेगा टी बनेगी, ये बनेगी स्टैंडिंग वेव, ये बनेगी। धीरे धीरे एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों मिलेंगी ना, तो इसका सोल्यूशन जो आएगा वो ये आएगा। समझ आ रही ना? अच्छा, ये कौन सी वेव है? स्टैंडिंग वेव। सबसे पहले आप समझिए, इससे पहले जो हमने वेव पढ़ी थी वो प्रोग्रेसिव थी। क्या थी? प्रोग्रेसिव। उसमें एनर्जी चल के जाती थी। इसमें एनर्जी क्या होती है? स्टैंडिंग वेव में एनर्जी इसके अंदर, वेव के अंदर फंसी रह जाती है, एनर्जी चलती नहीं है। समझ आ रहे हैं? एनर्जी इस वेव के अंदर क्या रहती है? फंसी रहती है, एनर्जी चल के जाती नहीं है। तो उस इक्वेशन में अगर आप देखो, ये कौन सी वेव है? प्रोग्रेसिव। ये भी कौन सी है? तो दो प्रोग्रेसिव मिलके कौन सी बनाई? स्टैंडिंग बनाई। कैसी बनाई? स्टैंडिंग। इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन में फर्क है कि नहीं है? समझ आ रही ना? तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन इस तरह से होती है। समझ? और एक चीज बताऊं मैं, अगर यहां पे जानते हैं क्या कर देता, के एक्स को पहले कर देता और ओमेगा टी को बाद में। एक मिनट सुनना ध्यान से। अगर के एक्स को पहले कर देता, ओमेगा टी को बाद में ना, के एक्स को पहले कर देता, ओमेगा टी को बाद में कर देता, तो ये जानते हैं क्या बनती? यहां पे माइनस की जगह पे प्लस आ जाता। माइनस की जगह पे क्या आ जाता? प्लस आ जाता। समझ आ रहे? तो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन देखिए। स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन क्या होगी? जब सेम एम्पलीट्यूड की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, सेम वेलोसिटी से दो अपोजिट वेव मिलती हैं, तो कौन सी वेव बनाती है? स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव बनती है? स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव की खासियत क्या होती है? एनर्जी उसी के अंदर बधी रहती है, चलती नहीं है। अब सबसे पहले समझिएगा, एक मिनट रुक जाओ, ये वाला टर्म देखिएगा, ये वाला टर्म, इतना इतना ना, एक मिनट सुनना, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इतने हिस्से को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इतने हिस्से को बोलते हैं क्या चीज? एम्पलीट्यूड। समझ आ रही ना? अब एक चीज आप समझिए, ये वाली चीज एम्पलीट्यूड है। ओए रुक जाओ, ये वाली चीज क्या है? एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड है और ये कॉस ओमेगा टी। समझ आ रही? तो ये वाला एम्पलीट्यूड है। ध्यान से सुनना, स्टैंडिंग वेव होती कैसी है, इसका ग्राफ पहले मैं बनाता हूं ताकि आपको फील आए, और रीजन भी बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ है। सारी चीजें समझने की कोशिश करना। आप नेक्स्ट पेज में देखना ध्यान से। ये हमारी रस्सी थी बधी हुई, दो वेव्स मिली, मिलने के बाद क्या बनाई? स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू, बोलो, -2a साइन के एक्स और क्या था? कॉस ओमेगा टी ना। देखना ध्यान से, इस वाले हिस्से को मैंने क्या बोला है? एम्पलीट्यूड। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, उससे ज्यादा फील ऐसे ही आ जाएगा। समझ आए? और ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट मैं बता सकूंगा, अगर डेरिवेशन कराऊंगा टाइम लग जाएगा। समझ आ रहे? अब ध्यान से देखना, ये वाली चीज एम्पलीट्यूड है। मैं सबसे पहले ऐसे ग्राफ बना देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा कैसे बनता है। समझ आ रहे? स्टैंडिंग वेव, ये माइनस है ना, तो ये, अच्छा साइन का ग्राफ अगर आपको याद हो, साइन प्लस में होता है तो ऐसे ग्राफ शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है, और साइन माइनस में होता है तो नीचे से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? नीचे से। अब आप देखिएगा इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से। आपको पता है ये वाली चीज क्या है? ये रस्सी है, ये स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग को आपने क्या कराया था? ऑसिलेट। तो एक वेव ऐसे चल के गई थी, एक वेव उधर से आई थी, जब मिली तो रस्सी के अंदर क्या बन गई? स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव देखिएगा क्या होता है, ध्यान से फील करिएगा। ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हें बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। ये वाले पॉइंट्स जो अपनी जगह से हिलते नहीं, ये रस्सी के पार्टिकल हैं भाई, ये रस्सी के क्या हैं? पार्टिकल हैं। ये जो पार्टिकल है ना, दो पार्टिकल आपको स्पेशल दिख रहे हैं रस्सी के। कौन कौन से जानते हैं? एक ये वाला पार्टिकल, ये वाला, इनको क्या बोलेंगे? नोड्स। इनको क्या बोलेंगे? नोड्स।
ये क्या है, नोड्स। और ये वाला पार्टिकल क्या कहलाएगा, थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूं मैं। ये वाले पार्टिकल, ग्रीन तो हो गया, ये वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल और ये वाले पार्टिकल क्या कहलाएंगे, ये जो ब्लू कलर के, इनको बोलेंगे एंटी। दिख नहीं रहा, रुक जाओ, ये वाले, इसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड्स ना। तो एंटी नोड्स, और नोड्स किसे कहते हैं, वो पार्टिकल जो अपनी जगह से हिले ही नहीं, उसे क्या बोलते हैं, नोड्स। और वो पार्टिकल जो अपनी जगह छोड़ करके कहां चले गए, मैक्सिमम पे, उसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स। अब आप देखिएगा एक चीज, सबसे पहले स्टेशनरी वेव की खासियत देखिए, एक चीज, ये वाले पॉइंट्स देखिएगा, हर पार्टिकल देखिएगा, हर पार्टिकल। अच्छा ये बताओ, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना। एक मिनट, ओए, ये वाला रस्सी का पार्टिकल जो यहां पे था, यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे था, यहां पे चल के गया, इतने ऑसिलेट। और ये वाला उससे ज्यादा, और ये वाला और ज्यादा, ये वाला मैक्सिमम चल के गया, इसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड ना। तो हर पार्टिकल का क्या है, एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है स्टैंडिंग वेव। समझ आ रही ना। अब देखिए ये सारे के सारे किधर हैं, नीचे, और ये वाले जो पार्टिकल थे सारे के सारे किधर हैं, सब के सब किधर है, ऊपर की तरफ है, सब के सब किधर है, ऊपर की तरफ ना, इस तरह से। अब देखिए इनकी वेव कैसे होती है, ध्यान से सुनना। अब जब ये वाला ऊपर जाएगा ना, ये वाला किधर जाएगा, ऊपर, तो ये वाला किधर आएगा, नीचे। ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे, समझ आया, जानते हैं कैसे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक मिनट समझना। ये रस्सी है जो रेड कलर वाली बनाई है ना, जब ये रेड कलर वाला ऐसे जाएगा ना, तो ये ऊपर वाला रेड कलर किधर आएगा, नीचे आएगा, समझ आए। और जब ये नीचे आ जाएगा तो ये वाला किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। इस तरह से ये क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। अब एक चीज आप समझिए, ध्यान से सुनना, एक नोड के अंदर जितने पार्टिकल हैं, ध्यान से सुनना, ये क्या है, नोड, और ये भी क्या है, नोड ना। तो एक नोड से दूसरे नोड के बीच में जितने पार्टिकल हैं, सब के सब किधर जाना चाहते हैं, नीचे। सब के सब किधर जाना चाहते हैं, नीचे। तो दो नोड के बीच में जितने पार्टिकल होते हैं, हर एक पार्टिकल का फेस क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। अब अगला स्टेप सुनिएगा, जब ये वाले पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, तो ये वाले किधर आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक नोड के बीच का पार्टिकल अगले नोड के बीच के पार्टिकल से किसमें होता है, अपोजिट फेस में होता है। किसमें होता है, अपोजिट फेस में। दो बातें आप रट मारिएगा। पहली चीज क्या, दो नोड्स के बीच के पार्टिकल सारे किसमें होते हैं, सेम फेज में। और एक नोड के बाद अगले नोड के पार्टिकल से दोनों किसमें होते हैं, अपोजिट फेस में। ये दो बातें क्लियर रहेगी। और स्टैंडिंग वेव के अंदर एनर्जी क्या होती है, दो नोड्स के बीच में एनर्जी फंसी रह जाती है, चल के आगे नहीं जाती है। ये तीन बातें क्लियर हो गई। अब चौथी है, यही है, कहां चल रही है, ऑसिलेट कर रही है, चल नहीं रही है। इसी नोड के अंदर एनर्जी फंसी हुई है, इस नोड के अंदर इसकी एनर्जी फंसी हुई है, इस नोड के अंदर इसकी एनर्जी, मतलब ये ऐसे नहीं चल रही है। समझ आ रहे, ऐसे ऊपर नीचे हो रही। इसी दो नोड्स के बीच में एनर्जी क्या रह जाती है, फंसी रहे। एटम के अंदर यही वाली एनर्जी होती है जो हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बन जाती है। समझ आ रही ना, पढ़े हो गए आप। चलो यहां तक क्लियर है। अब देखो एक चीज और समझते हैं, दो नोड्स के बीच की लेंथ कितनी होती है, समझ आ रही ना। अच्छा ये बताओ, एक मिनट ईमानदारी से बताना, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना कहलाएगी, बताइए कितने के बराबर। एक साइकिल पूरी हो रही है ना, तो एक साइकिल पूरी हो रही है तो ये क्या कहलाएगी,
कितना कहलाएगी? लेमडा। कितना कहलाएगी? लेमडा। तो आधी साइकिल कितने के बराबर होगी? लेमडा बाई 2 के बराबर। तो इससे पता चलता है दो नोड के बीच की दूरी हमेशा कितने के बराबर होगी? लेमडा बाई 2 के। दो नोड्स के बीच की दूरी हमेशा कितने के बराबर होगी? लेमडा बाई 2 के। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से सुनना, ये वाली चीज क्या है? ये वाली चीज है एंटी नोड, और ये वाली चीज क्या है? एंटी नोड। इसके बीच की लेंथ कितनी होगी? लेमडा बाई 2। तो दो नोड हो या दो एंटी नोड हो, उनके बीच की दूरी क्या रहती है? हमेशा कितने के बराबर? लेमडा बाई 2 के बराबर। क्लियर रहेगा? अच्छा एक और आंसर दे दीजिए, ये दो नोड्स के बीच की दूरी है, इतनी दूरी बताइए, इतनी। ये नोड है और ये कौन है? एंटी नोड। तो नोड और एंटी नोड के बीच की दूरी कितना होगा? लेमडा बाई 4 ना। अब एक बार मेरे साथ दोहराइएगा, स्टैंडिंग वेव में पूरी एनर्जी क्या रह जाती है? फंसी रह जाती है, चलती नहीं है। दूसरी चीज, दो नोड्स के बीच में सारे पार्टिकल किस में होते हैं? सेम फेस में। एक नोड के बाद अगले नोड के पार्टिकल अपोजिट फेस में। अपोजिट फेस मतलब पाई डिग्री का फेस एंगल होता है। फेस डिफरेंस कितने का होता है? पाई डिग्री। अब तीसरी चीज क्या होती? और चौथी चीज, दो नोड्स के बीच की लेंथ कितना होती है? लेमडा बाई 2। दो एंटी नोड्स के बीच में लेमडा बाई 2, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में लेमडा बाई 4। इतना कर लीजिए, फिर इस ग्राफ के बारे में बताते हैं क्या होता है। समझ आ रहा? पहले यहां से कर लीजिए, ठीक है? स्टैंडिंग वेव की डेफिनेशन समझ आई? दो कैसी? दो वेव्स सेम वेलोसिटी, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड की जब आकर के मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? स्टैंडिंग वेव्स। हो गया? एक बात समझो, ए अमन रुक जाओ, आपको मैं बताऊं, हकीकत में वेव इस तरह की नहीं है जिस तरह से पिक्चर बनी हुई है। एक मिनट सुनना, रुक जाओ, अभी लिख लेना। ये जो है ना, वेव ऐसे आएगी, ऐसे होगी, ये एक ही पल्स है ना, एक ही तरफ। वेव तो ऐसी होती है, समझ? वो खाली समझाने के लिए था। अब देखो, एक वेव ऐसी है और एक वेव ऐसी है, ऐसी ना। ये इधर की तरफ आ रही है और ये इधर की तरफ जा रही है। ये दोनों आपस में मिल रही है ना, ये दोनों मिल। अच्छा, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है? देखिएगा, इसका एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है? ए के बराबर। इसका भी एम्पलीट्यूड कितने के बराबर है? ए के बराबर। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों की स्पीड सेम, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों की सब कुछ सेम है। अब ये दोनों मिल रहे हैं तो दोनों से मिल करके क्या बनेगा? स्टैंडिंग वेव। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद बताना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, ये क्या है? इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और ये भी इसका क्या है? क्रेस्ट। जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा ना तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a हो जाए। इसीलिए इसमें स्टैंडिंग वेव में 2a होता है। क्या होता है? जब क्रेस्ट से क्या मिलता है? क्रेस्ट मिलता है तो कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड? 2a। अच्छा, जो बॉटम होता है उसे ट्रफ बोलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ना, अगर ऊपर वाला क्रेस्ट है ना तो नीचे वाला क्या है? ट्रफ। तो एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा ना, ये इसका क्रेस्ट और इसका क्या? ट्रफ ना। तो ये ए और ये ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन जाएगा? नोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा ना, नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब जहां जहां नोड है ना, जहां जहां पे पिक्चर में क्या दिख रहा है? नोड दिख रहा है ना, इसमें नोड दिख रहा है। नोड वो जगह है जहां पे क्या हो रहा है? क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है। क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहा है। इस बॉटम को क्या बोलते हैं? टॉप को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। लिख दूं क्या? टॉप को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है? तो जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है तो क्या बनता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितने के बराबर? 2a के बराबर। और जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलता है तो क्या बनता है? मिनिमम एम्पलीट्यूड, जो कितना होता है? 0 होता है। तो 0 जब एम्पलीट्यूड होगा तो उसे क्या बोलते हैं? नोड। और जब मैक्सिमम होगा तो उसे क्या बोलते हैं? एंटी नोड। फील आ गया ना? ये चीज समझ आई? तो इसलिए यहां पे हमेशा इक्वेशन में क्या होता है? कितना होता है? 2a होता है।
एक गजब की चीज देखो, ध्यान से देखो, इन दोनों वेव्स जिनसे स्टैंडिंग वेव बनी है, दोनों का एम्पलीट्यूड कितना था, ए, और मिलके बनाती है कितने का, 2a का। जो इनसे स्टैंडिंग वेव बनेगी वो कितने की बनेगी, 2a की। अगर इनका एम्पलीट्यूड 5 होता, इनका एम्पलीट्यूड 5 होता, तो यहां पे कितना होता, 10 होता। समझ गए ना? अब आ जाइए इस पेज पे। चलो ये स्टैंडिंग वेव बनाइए, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड का मतलब समझाते हैं। ये जो ए लिखा है, समझ आ रही है? ये फिगर बना लीजिए, फिर मैं लिखा रहा हूं आपको। यहां पे एक काम करना ना, ये जो टॉप यहां पे लिखा हुआ है एंटी नोड, इसको क्या लिख लेना, ए एन ए एन ए एन ना, एंटी नोड्स को ए एन और नोड्स को एन। एक चीज आपको कंफ्यूजन ना आए, ये रेड कलर वाली वेव है स्टैंडिंग ना। अब वेव क्या करती है, ऊपर नीचे ऑसिलेट करती है ना। तो जब ये रेड कलर वाला ऊपर जाएगा तो ये रेड कलर वाला नीचे आएगा, बस ये समझाने के लिए है। खाली स्टैंडिंग वेव कौन सी, ये रेड कलर। लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, distance between two nodes and two antinodes, and distance between two nodes and two antinodes always will be lambda by 2, always will be lambda by 2, lambda by 2। अगला पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड, distance between node and antinode always will be lambda by 4, ठीक है, lambda by 4। अगला पॉइंट, all particle between two nodes, all particle between two nodes always will be in same phase, always will be in same phase, always will be in same phase। Two particle between two nodes always will be in same phase। ब्रैकेट में लिखिएगा phase difference will be 0, ब्रैकेट में phase difference will be 0। अगला पॉइंट, पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, कॉन्जिक्यूटिव नोड्स मतलब एक नोड के बाद अगला नोड, द पार्टिकल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स always will be in opposite phase, always will be in opposite phase। फेज डिफरेंस कितने का होगा, ब्रैकेट के अंदर लिखिए फेज डिफरेंस पाई। Particle between two consecutive nodes always will be in opposite phase, ब्रैकेट में लिखिएगा फेज डिफरेंस पाई। ये बातें क्लियर है ना? एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। ये जैसे ये स्ट्रिंग हो गई, इसमें जब स्टैंडिंग वेव बनी तो ये इस तरह से ग्राफ बना ना, ऐसे बना ना। अगर यहां पे प्लस होता तो जानते स्टैंडिंग वेव कैसी बनती, यहां पे प्लस होता, ये रस्सी होती, तो स्टैंडिंग वेव जानते हैं ऊपर से बनती, ऐसे बनती। समझ आ रहा? ये माइनस साइन का ग्राफ है और ये प्लस साइन का ग्राफ, समझ गए ना? अब देखिए ये वाली चीज कैसे मैनेज होती है, ध्यान से सुनना। इसको मैंने क्या बोला है,
2a साइन के एक्स को क्या बोला है? एम्पलीट्यूड। क्या बोला है? एम्पलीट्यूड। अगर ये एम्पलीट्यूड है, ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें मेन फैक्टर 2a तो कांस्टेंट है। कौन है जो मेन है? साइन के एक्स। कौन है? साइन के एक्स। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, साइन के एक्स ना, साइन के एक्स मेन है। अगर साइन के एक्स 0 हो जाए, साइन के एक्स क्या हो जाए, तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? अगर साइन के एक्स 0 हो जाए तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। अगर एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट्स क्या होंगे? नोड्स। वो पॉइंट्स क्या होंगे? नोड्स होंगे। अब आप देखिए नोड्स कैसे, ध्यान से सुनिएगा, समझ आए? अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले नोड्स किसे कहते हैं? पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का, तो पार्टिकल की पोजीशन ही तो बताएगी एम्पलीट्यूड। समझ? इस तरह से आप याद रखिएगा, ये वो पार्टिकल हैं जिनका एम्पलीट्यूड क्या है? 0 है, तो पार्टिकल की पोजीशन से ही तो पता चलेगा एम्पलीट्यूड। अब देखिएगा, साइन के एक्स 0 होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? 0। और ये क्या बताएगा? नोड्स। तो नोड्स के लिए शर्त हो गई, साइन के एक्स कितने के बराबर होना चाहिए? 0। अच्छा कब कब 0 होगा? ये साइन थीटा, साइन थीटा 0 कब कब होता है? 0 पे, पाई पे, और कितने पे? 2 पाई पे, और कितने पे? S1। समझ आ रही ना बात? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, समझ आ रही ना बात? इस पे क्या होता है? 0 होता है के एक्स। अरे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 360, फिर से घूम के वहीं पे आ जाएंगे ना, समझ गए ना? तो ये वो जगह है जहां पे क्या होगा? जहां पे क्या होगा? क्या बनेंगे? नोड्स बने। अब देखिए वो जगह हम x निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा के एक्स इज इक्वल टू, एक बार 0 लीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये वो जगह है जहां पे क्या बनेगा? नोड। तो देखिए यहां पे नोड बना था कि नहीं? पहले पॉइंट। फिर उसके बाद अगला नोड कहां पे बनेगा? कितने पे बनेगा? जब एंगल कितने के बराबर होगा? पाई के बराबर। तो के एक्स बराबर हो जाएगा किसके? पाई के। तो के की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं? 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू कितना? तो देखिए लेमडा बाई 2 पे अगला है कि नहीं नोड ना? तो डिसाइड कौन करता है एम्पलीट्यूड? ये वाला। अभी इस पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, समझ पा रहे हैं ना? क्लियर रहेगा ना? अच्छा अगर एंटी नोड्स पता करना है कहां कहां होते हैं, तो साइन के एक्स किसके बराबर ले लो? मैक्सिमम वैल्यू साइन के एक्स की कितनी हो सकती है? 1। तो जब 1 ले लोगे तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 2a ना? तो अगर आपको एंटी नोड्स पता करना है तो अगले पेज में बता देता हूं, एंटी नोड्स के लिए शर्त क्या होगी? एंटी नोड्स अगर आपको पता करना है एंटी नोड्स, तो साइन के एक्स कितने के बराबर लेना चाहिए? कितने के बराबर? 1। तो ये साइन थीटा कितना लूं जिससे 1 आए? साइन थीटा, थीटा कितना लूं? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90। के एक्स कितने के बराबर होना चाहिए? 90। और फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 5 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 7 पाई बाई 2, इस पे होगा ना? अब देखिए सबसे पहले के एक्स की जगह पे पाई बाई 2 रख के देखिए, के एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये वो जगह है जहां पे क्या मिलेगा? एंटी नोड्स। तो यहां पे के की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से पाई कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 4। तो देखिएगा इस वाले में लेमडा बाई 4 पे मिला था कि नहीं एंटी नोड? कहां पे मिला था पहला एंटी नोड? लेमडा बाई 4। समझ आ गया ना कैसे लोकेशन पता करते हैं? इसको कॉपी कर लीजिए, अभी एक क्वेश्चन कराना है इसलिए मैं बता रहा हूं। ये वाला ग्राफ मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू क्या होगा? -2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, और ये वाला कब होगा?
2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, वो सॉरी कॉस ओमेगा टी। समझ गए ना? दूसरी भी लोकेशन आप निकाल सकते हो कहां पे बनेगा, कि x बराबर 3π/2 कर देना, तो वो लोकेशन मिल जाएगी किसकी, एंटी नोड की दूसरी वाली। ठीक है, हो गया। देखो आपने ये स्टैंडिंग वेव किससे बनाई है, किससे बनाई है? दो वेव्स कैसी हैं, फिक्स्ड एंड से ना, एक फ्री एंड भी पढ़ाया था, उसमें भी स्टैंडिंग वेव बन सकती है। देखना ध्यान से, फ्री एंड वाला जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, देखना ये ऐसे वेव ट्रेवल कर रही थी, यहां पे कैसा एंड था, फ्री था, ये ऐसे छल्ले से बना हुआ था ना, ए एम्पलीट्यूड की वेव जाएगी ना, अगर नो एनर्जी का लॉस है, क्या है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं है तो यहां से टकराने के बाद वेव क्या करेगी, ऐसे सेम इसी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, लेकिन एम्पलीट्यूड इसका ऊपर था तो इसका भी किधर है, ऊपर है, और यहाँ पे ये छल्ला पहने हुए, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये ऐसे उल्टा होना स्टैंडिंग वेव के लिए शर्त है, ऐसी कोई शर्त नहीं। मैंने आपको बताया ना, ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, वेव ऐसे है, ये ऐसे जा रही है और ये वेव इधर से एक वेव ऐसे आ रही है ना, ऐसे आ रही, ये दोनों मिल रही हैं तो स्टैंडिंग वेव बन रही है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, इसके लिए क्या था, y इज इक्वल टू इक्वेशन a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स था। अच्छा, इसके लिए जब आप लिखे थे इस वाले के लिए तो क्या था, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, तो क्या आएगी, a साइन, बस यहां पे माइनस की जगह पे क्या हो जाता है, ओमेगा टी प्लस के एक्स, बस इतना सा फर्क है। यहां पे क्या था, माइनस था पिछले वाले में, ये भी क्या बनाएगी, स्टैंडिंग वेव, और इसको जब आप जोड़ोगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करोगे ना, तो जानते हैं क्या आएगा, y नेट इज इक्वल टू आएगा, y नेट इज इक्वल टू आएगा 2a cos, और यहां पे क्या आएगा, kx और साइन ओमेगा टी आ जाएगा ना। एम्पलीट्यूड जानते हैं क्या है, ये है। अब आपको पता है इन दोनों के मिलने से कैसी स्टैंडिंग वेव बनेगी, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ना, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड में पिछली बार क्या था, साइन था, तो साइन था तो जीरो से शुरू हुआ था, कॉस है तो कैसा बनेगा, ये दोनों से मिलने से स्टैंडिंग वेव जो रस्सी के अंदर बनेगी ना, स्टैंडिंग वेव इस तरह से बनेगी, देखिएगा, ऐसे बनेगा। कहां से शुरू है, पॉजिटिव एक्सट्रीम से, कहां से शुरू है, अगर यहां पे माइनस आता तो नीचे एक्सट्रीम से शुरू होता। समझ गए ना? हाँ, पूरा डेरिवेशन, वो साइन सी प्लस डी वाला फार्मूला लगता है, समझ आ रहे हैं, लेंदी हो जाता है, समझ गए ना ये बात। और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन भी आप समझ गए, साइन या कॉस में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, क्लियर रहेगा ना। तो ये स्टैंडिंग वेव यहां से शुरू होगी, एक्सट्रीम से, प्लस कॉस है ना, माइनस कॉस होता तो, समझ है। अब देखो एक चीज, सबसे पहले मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूं जैसे उसमें बताया ना। अगर आप नोड्स जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, नोड्स, तो ये जो आपका नोड्स की लोकेशन जानना चाहते हैं, तो कॉस के एक्स बराबर कितना होना चाहिए, 0, कॉस के एक्स बराबर कितना होना चाहिए। अच्छा, कॉस थीटा 0 कब कब होता है, जब थीटा कितने के बराबर हो, 90 ना, और फिर उसके बाद 3π/2 5π/2 ...
समझ गए ना। अब सबसे पहले एक लोकेशन निकालिए कि x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2। तो k कितने के बराबर, 2 पाई बाई लेमडा x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई से पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4। ये वो जगह है जहां पे क्या बनेगा, लेमडा बाई 4 पे नोड बनेगा। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है बताइए, नोड, और ये क्या है एंटी नोड, और नोड के बीच में कितना गैप होता है, तो देखिए लेमडा बाई 4 बता रहा है ना। अगर आपको किसकी लोकेशन जाननी है, एंटी नोड्स की, किसकी जाननी है, एंटी नोड्स की, तो देखिएगा कहां गया। अगर आपको एंटी नोड्स की लोकेशन जाननी है, ध्यान से सुनिएगा, एंटी नोड्स की अगर जाननी है, एंटी नोड्स ना, तो कॉस के एक्स बराबर होना चाहिए किसके, 1 के। कॉस थीटा कब कब 1 होता है, के एक्स 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे ना, समझ। पहला वाला जानिए, x इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, कि x बराबर लो 0 के ना, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे क्या आएगा, तो देखिए एंटी नोड बन रहा है कि नहीं ना, 0 पे। समझ गया ना, पूरा फील आ गया। अब क्वेश्चन कराते हैं, पहले इसको कर लीजिए, ठीक हो गया। एक बात बताइए, जब एम्पलीट्यूड में कॉस होता है तो पहले क्या फॉर्म होता है, जब एम्पलीट्यूड में कॉस के एक्स होता है तो पहले एंटी नोड, और जब एम्पलीट्यूड में क्या होता है साइन के एक्स तो क्या फॉर्म होता है, जब एम्पलीट्यूड में क्या होता है साइन के एक्स तो पहले क्या बनता है, नोड बनता है, पहले क्या बनता है, नोड। तो याद रहेगा ना, अगर एम्पलीट्यूड में साइन के एक्स है तो पहले नोड बनेगा, और एम्पलीट्यूड में कॉस एक्स है तो पहले एंटी नोड बनेगा। समझ आ रही ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, दूसरा भी लिख दें क्या, ये तो एक एंटी नोड हुआ, पहला नोड कहां पे 0 पे, दूसरा कहां पे बनेगा वो निकालें कि कर ले जाओगे, के एक्स इज इक्वल टू क्या कर दो, पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाए, पहला एंटी नोड 0 पे, दूसरा एंटी नोड लेमडा बाई 2 पे, तो दो एंटी नोड्स के बीच में कितने का गैप होता है, लेमडा बाई 2। ठीक, चलो यहां तक हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। टू ट्रेवलिंग वेव्स प्रोड्यूसेस, एक मिनट, ये नहीं है ना, 78.5 सेकेंड इनवर्स टी, ओमेगा टी होता है ना, समझ आ रही ना बात, नहीं समझ आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, ये है वेव इक्वेशन, ठीक है। नोड्स क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, इन द ओरिजिन x ग्रेटर देन 0 विल बी एट x इज इक्वल टू, मतलब पहला जो नोड बनेगा वो कहां पे बनेगा है, क्या पूछ रहा है, नोड क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, जैसे ये रस्सी है ना, इस रस्सी के क्लोजेस्ट करीब में, सबसे करीब में जो नोड फॉर्म होगा ना, नोड उसकी दूरी ओरिजिन से कितना है, समझ आए। तो आप एक मिनट सुनिए, ये कॉस, ये वाला टर्म क्या कहलाएगा पूरा, इतना है एम्पलीट्यूड कहलाएगा ना, क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। तो इसको लिख लेते हैं 1 इंटू 1.5
57x इंटू साइन 78.5t, यही है ना y इज इक्वल टू ना y नेट, यही है ना। ये वाली चीज कितना कहलाएगी, ये वाली चीज, एक मिनट, कॉस है ना 1 और क्या है कॉस 1.57x, ये है ना। इतना हिस्सा क्या है, एम्पलीट्यूड ना। अब आपको मैंने बताया है ये वाला हिस्सा एम्पलीट्यूड, आपको क्या पता करना है, नोड, क्या पता करना है, पहला नोड पता करना है ना। तो ये cos 1.57x यही तो डिसाइड करेगा। cos थीटा कितने के बराबर होना चाहिए, 0, कितने के बराबर, नोड के लिए कितना होना चाहिए cos थीटा, ये एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अच्छा cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 कब होता है, 90 पे, कितने पे, 90 पे। तो ये 1.57x बराबर होना चाहिए किसके, 90 के। ये पाई बाई 2 कितने के बराबर होगा, पाई कितने के बराबर होगा, 3.14 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1.57। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.57 डिवाइड बाई 1.57 कितने के बराबर आ जाएगा, 1 सेंट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 सेंट। समझ गए ना, कितना आसान था, उसी पे बेस्ड है एकदम। एम्पलीट्यूड कौन डिसाइड करता है, के एक्स वाला ना। तो मुझे क्या चाहिए था, फर्स्ट नोड। तो नोड मतलब क्या होता है, cos थीटा कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के। cos थीटा 0 कब होता है, जब cos थीटा कितने के बराबर हो, 90 के बराबर। आ गई नोड, नोड कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये वाली दूरी कितने के बराबर है, 1 सेंटीमीटर। अभी इसी पे काफी चीजें बताई है मैंने, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग clamped at both ends, both end clamped हो ना, दोनों एंड पे रस्सी बंधी हो। अभी दोनों एंड पे बंधी हो, अगला स्टेप पढ़ेंगे किस में हो, एक एंड बंधा हो और एक एंड खुला हो। पहले क्लैम्प्ड वाला पढ़ लेते हैं। देखिए पहला, ये रस्सी ऐसे थी, ठीक है, फर्स्ट ना, और ये दूसरा, और ये तीसरी रस्सी। ध्यान से सुनिएगा, ये रस्सी है ना, इसको आपने प्लग किया, इसको आपने प्लग किया, प्लग करने के बाद ये इस तरह से, ध्यान से देखना, ये इस तरह से बने, ऐसे प्लग करके छोड़ दिया, टच करके ऐसे नीचे खींच करके छोड़ दिया। अब ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी ना, तो ये रस्सी का एक तरफ है ना, कुछ देर के बाद ये जब ऊपर चली जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, ऐसी। नहीं समझ आई बात, ऐसे प्लग करके छोड़े तो पहले ऐसे हुई, फिर उसके बाद क्या होगी, कुछ टाइम के बाद ऐसे हो जाएगी। समझ आए, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। अब ये देखिएगा, एक मिनट, इसको देखिए, ये वाली रस्सी ऐसे हो जाएगी। हाँ अभी बता रहा हूं, लिखूंगा मैं, पहले समझा लूं। ये देखो, इसको प्लग किया तो इस तरह से बनी, दो पार्ट में। ये क्या बना, नोड। अच्छा एक चीज और बताओ, दोनों एंड फिक्स्ड है, दोनों एंड पे क्या होगा, नोड, और ये बीच में क्या होगा, ये क्या होगा, एंटी नोड। इसमें दोनों एंड पे क्या होगा, नोड। ये तो फिक्स्ड है, एक नोड कहां पे है, बीच में। अब इसके बाद क्या होगा, जब रस्सी का ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा तो ये वाला नीचे आएगा, तो ये
इस तरह से हो जाएगी कुछ टाइम के बाद ना, इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं? सेकंड हार्मोनिक। अब अगला देखिएगा, ये दोनों एंड पे क्या होगा? नोड नोड ना, इसको प्लग करके छोड़ा, ऐसे प्लग करके छोड़ा तो ऐसे बना, ऐसे बना, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इस तरह से बन जाएगी ना। ये कौन सी हार्मोनिक है? थर्ड। यहां पे नोड, यहां पे नोड, यहां पे क्या होगा? एंटी नोड, यहां पे एंटी नोड और यहां पे एंटी नोड ना। यहां पे क्या होगा? एंटी नोड और यहां पे क्या होगा? एंटी नोड ना। अब देखना ये क्या कहलाता है? फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक, और इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, और इसे क्या बोलते हैं? थर्ड हार्मोनिक, थर्ड थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक ना। ठीक, देखना ध्यान से, यहां तक हो जाने के बाद एक चीज और समझिए, यहां पे ये इसको फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टोन। क्या बोलते हैं दूसरा नाम? फंडामेंटल टोन। इसे नेचुरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल। यहां तक क्लियर है? ज्यादा वर्ड यही यूज किया जाता है, फंडामेंटल या तो फर्स्ट हार्मोनिक। समझ आ रहा? अच्छा, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद, फंडामेंटल टोन के बाद जब शुरू होता है, अच्छा, फर्स्ट फंडामेंटल टोन के आगे जो होगा उसे ओवरटोन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल टोन के आगे जितने टोन्स होते हैं सबको क्या बोला जाता है? ओवरटोन। तो इसके हिसाब से इसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। और इसे क्या बोलेंगे? सेकंड सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन कहां से? ओवरटोन की डेफिनेशन क्या होगी? फंडामेंटल के आगे से मतलब फंडामेंटल से आगे जितने टोन्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ओवरटोन। फंडामेंटल के बाद जो होगी उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद जो होगी सेकंड ओवरटोन। ऐसे फोर्थ हार्मोनिक को क्या बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन। क्या बोलेंगे? थर्ड ओवरटोन। चलिए, ये हो गया। अब तीनों की फ्रीक्वेंसी सीखते हैं। क्या सीखते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो एक जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू एफ। ये जनरल फार्मूला है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? V बाई लेमडा। अच्छा, ईमानदारी से बताना, इस वाली पिक्चर में लेमडा इज इक्वल टू कितने के बराबर है? ध्यान से सुनना, ये दो नोड्स है ना, दो नोड्स के बीच की दूरी, ये मान लेते हैं पूरे वायर की लेंथ कितनी है? L है। L कितने के बराबर है? दो नोड्स के बीच में कितना होता है? लेमडा बाई 2 ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए? V डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L। L क्या है? वायर की लेंथ ना। L क्या है? वायर की लेंथ। अरे ये पूरी लेंथ L के बराबर है। कितने के बराबर? L। और दो नोड्स के बीच की दूरी कितना होती है? लेमडा बाई 2। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L। तो यहां पे लेमडा की जगह पे कितना हो गया? 2L। L क्या है? वायर की लेंथ। अच्छा, आप ये ऑलरेडी जानते हो, F इज इक्वल टू V। वेलोसिटी किसके अंदर है? वायर के अंदर ना। वायर के अंदर अगर वेव चलती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? थोड़ा सा बताइएगा। अंडर रूट T बाई म्यू। और यहां पे क्या होगा? 1/2L। ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। समझ आ रही ना बात? क्लियर रहेगा ना? आपको याद कौन सा रखना है? V/2L। वायर के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो T बाई म्यू। अच्छा, एक गजब की चीज सोच सकते हो आप, वेलोसिटी क्यों पढ़ रहे हैं जब स्टैंडिंग वेव में वेव चलती नहीं है? ये जानते हैं वेलोसिटी किसकी है? जिससे स्टैंडिंग वेव बनी है उसकी वेलोसिटी।
समझ आ रही ना बात? किससे बनी है? दो प्रोग्रेसिव वेव। तो ये प्रोग्रेसिव वेव की वेलोसिटी है, और उससे हम जुगाड़ करके क्या बता रहे हैं? फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं। समझ गए ना? एक मिनट रुक जाइए, अभी छापिएगा आराम से। यहां पे F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाई कितना होगा? लेमडा। अच्छा, इस वाले केस में लेमडा निकालिए। अच्छा, पूरे वायर की लेंथ कितनी है? L। अच्छा, इस नोड और इस नोड के बीच की दूरी कितना होगी? लेमडा बाई 2। और यहां से यहां तो कितना हो जाएगा? 2 लेमडा बाई, नहीं कट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, अभी बता रहे हैं क्यों। कितना हो जाएगा? L कितने के बराबर? ये लेमडा बाई 2 दो नोड्स के बीच, और ये कितना? लेमडा बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 लेमडा बाई। तो यहां पे V और यहां पे कितना हो जाएगा? 2 लेमडा 2 कितना हो जाएगा? L। और डिवाइड में 2L डिवाइड बाई कितना आएगा? 2 आएगा ना। लेमडा इज इक्वल टू कितना आएगा? 2L डिवाइड बाई 2 आएगा। तो 2L डिवाइड बाई 2 यहां पे रखिए लेमडा की जगह पे, बाई 2 रखोगे किधर आ जाएगा? ऊपर। अब इतना हिस्सा देखिएगा, इतना हिस्सा, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक, इसीलिए हमने कट नहीं किया था। समझ आ? तो यहां पे कितना हो जाएगा? सोचिए, ये जो सेकंड हार्मोनिक होता है ना, ये कितने के बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ F1। अब फार्मूला लिख सकते हैं ना, F1 कितने के बराबर है? रख दीजिए 1 डिवाइड बाई 2L इंटू T बाई म्यू। आ गया? समझ रहे हैं ना? अब इसका देखिए, इसका बताइए कितने के बराबर होगा? ये पूरी लेंथ कितने के बराबर है? L के बराबर। तो ये कितना होगा? लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 कितना हो जाएगा? 3 लेमडा बाई 2। लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L बाई 3 हो गया। अब इसके बाद बताइए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितना है? 2L बाई 3 लिखने से बेहतर है कहां लिख लो? ऊपर। अब इतना हिस्सा बताइएगा कितने के बराबर? तो ये F3 थर्ड हार्मोनिक कितने के बराबर होगा? 3 टाइम्स ऑफ F1 ना। अब फार्मूला लिख सकते हो, F3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स F1 कितने के बराबर है? 1 बाई 2L अंडर रूट T बाई म्यू। क्लियर है? अच्छा, अगला बता दो, फिर उसके बाद लिखना। अगर nth हार्मोनिक लिखना है तब nth हार्मोनिक n टाइम्स ऑफ F1 ना। n टाइप्स ऑफ क्या होगा? F1। तो ये क्या हो गया आपका जनरल फार्मूला। और अगर आप F1 को हटाना चाहते हो तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2L अंडर रूट T बाई म्यू। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहां तक हो जाने के बाद एक चीज और समझिए ना, इसको कौन सा हार्मोनिक बोलते हैं? एक मिनट, N क्या है? N क्या है? हार्मोनिक ना। N क्या है? हार्मोनिक। अच्छा, ओवरटोन क्या होती है? हार्मोनिक से एक कम होती है। अगर मान लेते हैं, अच्छा सेकंड हार्मोनिक को क्या बोले हो? फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हार्मोनिक का नाम क्या है? पढ़िए, सेकंड हार्मोनिक का नाम क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। मतलब जो हार्मोनिक होता है उससे एक क्या होता है? कम होता है। तो इसे क्या बोलेंगे? बोलिए, n-1 ओवरटोन। ओवरटोन है मतलब ये क्या? यहां तक क्लियर है ना? अब अगली चीज सुनिएगा, एक मिनट और। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ओवरटोन में फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल टोन में कितने एंटी नोड है? एक। तो फर्स्ट हार्मोनिक में एक एंटी नोड, और सेकंड हार्मोनिक में 2, थर्ड हार्मोनिक में, तो मतलब ये जो n है ना, ये हार्मोनिक के साथ साथ जानते हैं क्या है? नंबर ऑफ एंटी नोड्स है ना। एक और जवाब दीजिएगा, जितना हार्मोनिक उतने एंटी नोड।
अच्छा ये बताओ नोट्स कितने हैं फर्स्ट हार्मोनिक में? दो। और सेकंड हार्मोनिक में एक दो तीन, और थर्ड हार्मोनिक में एक दो तीन चार, मतलब एक एक्स्ट्रा है। तो ये जो n+1 होगा, n+1 वो क्या होगा? नंबर ऑफ नोट्स। क्लियर रहेगा ना? ये बात समझ आई? n+1 क्या होंगे? नोट्स होंगे। और n क्या होगा? हार्मोनिक। और n ही क्या होगा? एंटी नोट्स। और n-1 क्या होगा? ओवरटोन्स। कर लीजिए इसको। नाम सुने हो? कंपनी का नाम है, इसकी मीनिंग आपको समझ आएगी। ऑक्टेव। सुने हो इस कंपनी का? ऑक्टेव, कपड़े आते हैं इसके। ठीक है। ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, एक बार पूछा गया है, इसको समझिए। ओवरटोन का मतलब क्या होता है? ओवरटोन का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल टोन के बाद जो टोन्स होती हैं उसे क्या बोलते हैं? ओवरटोन्स। फंडामेंटल के बाद की टोन्स को क्या बोलते हैं? ओवरटोन। ऐसे ही फंडामेंटल के दो गुने को बोलते हैं ऑक्टेव। क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को किससे दिखाते हो? F1। F1 के दो गुने को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल क्या कहलाता है? ऑक्टेव कहलाता है। समझ आ रही ना बात? चलो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एक बार मेरे साथ दोहराइएगा। n हार्मोनिक, n एंटी नोट्स, n-1 ओवरटोन, n+1 नोट्स। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए। कौन सा हार्मोनिक? सेवेंथ हार्मोनिक, 7 एंटी नोट्स। 7 एंटी नोट्स। 7 एंटी नोट्स और एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नोट्स। तो कितना हो जाएगा? C1। कर लीजिए, कर लो इसको। चलो इसको करते हैं। इस स्टेशनरी वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू इतना है। आपसे क्या कह रहा है? वेयर y एंड a आर इन mm, t इज इन सेकेंड, x इज इन मीटर, द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेव वेलोसिटी पूछ रहा है। अच्छा, वेव वेलोसिटी किससे निकलती है? v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाई k। ओमेगा क्या होता है? जो t के साथ लगाओ, t के साथ कितना लगा हुआ है? 100। और x के साथ कितना लगा हुआ है? 0.01। तो कितना हो जाएगा? 10⁴। कौन सा सही है? समझ रहे? इसको देखो। इन नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। कहां पे फिक्स्ड है? बोथ एंड्स। द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। ओए रुक जाओ। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ फिफ्थ ओवरटोन एंड सेकेंड हार्मोनिक इज 36 हर्ट्ज। अच्छा ये बताओ, फिफ्थ ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितना होगी? फिफ्थ ओवरटोन मतलब कौन सा हार्मोनिक? सिक्स्थ हार्मोनिक। तो 6 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, माइनस ये कौन सा हार्मोनिक है? सेकेंड। तो 2 टाइम्स ऑफ F1 कितना आ जाएगा? ये डिफरेंस कितने के बराबर है? 36। तो कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 4। F1 इज इक्वल टू 36। F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 हर्ट्ज। यही क्या है आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बस आगे आंसर। लिख चुके? चलो अगले।
ये आप खुद से करना, ये होमवर्क है, ठीक। उसी तरह का है सेम। कौन सा हार्मोनिक? सेवेंथ ओवरटोन मतलब एट्थ हार्मोनिक, और सेकेंड ओवरटोन मतलब थर्ड। 6 आएगा आंसर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। ये करना है, वही तो है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक मिनट। ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, बोथ एंड्स स्ट्रिंग क्या है? फिक्स्ड है। हैज consecutive standing wave modes, consecutive standing wave modes for which the distance between adjacent nodes are 18 centimeter and 16 centimeter। क्वेश्चन समझिएगा, इसकी लैंग्वेज जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड पे क्या है? बधी हुई है। दोनों एंड पे क्या है? बधी हुई है। इसमें कितने स्टैंडिंग मोड्स बनते हैं? ये स्टैंडिंग मोड्स हैं ना। एक मिनट, ये स्टैंडिंग मोड्स है, बस पिक्चर समझाने के लिए बना दिया हूं। ये स्टैंडिंग मोड्स है। अच्छा ये क्या चीज है? नोड, 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 और ये भी क्या है? नोड। अब अगला देखिएगा, इसमें जो है ना, इसमें जो है अगले वाले में लेंथ उतनी ही है, जितनी लेंथ ये है ना उतनी ही लेंथ है, लेकिन इसमें कितने? 1 2 3 नोड है ना, इसमें कितने कॉन्जिक्यूटिव नोड? 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 नोड्स ना। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा, यहां से शुरू करिए बनाना। समझ गए ना? समझा रहा हूं, पहली लाइन समझिए, एक मिनट। कह रहा है ए स्ट्रिंग एट बोथ एंड्स फिक्स्ड, दोनों एंड कैसा है? फिक्स्ड है। आगे कह रहा है हैज कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव्स, कॉन्जिक्यूटिव स्टैंडिंग वेव्स मतलब कहने का सेंस ये है, अगर इसके बीच में कितने नोड्स है, मतलब इसमें जो भी, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? एक लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लूप। तो अगर इसमें 4 लूप है ना, तो अगले में कितने हैं? 5 लूप। उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव मोड्स। इसमें कितने मोड हैं? लूप मतलब मोड, कितने मोड है? 4। तो अगले में कितना होगा? 5। इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव मोड्स हैं स्टैंडिंग वेव्स के। तो इसमें 4 है और इसमें कितने हैं? 5। अच्छा ये बताओ, ये क्या चीज है? 2 नोड्स के बीच की ये क्या चीज है यार? यहां पे क्या है? नोड, और यहां भी क्या है? नोड। इन 2 नोड्स के बीच की दूरी और इन 2 नोड्स के बीच की दूरी थोड़ा सा बताइएगा मुझे। ये कितना है? 18 सेंटीमीटर, और ये कितना है ना। तो मतलब नंबर ऑफ मोड्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोड्स बढ़ेंगे तो 2 नोड्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। अच्छा अब ईमानदारी से बताना, यहां तक हो जाने के बाद क्लियर है? यहां तक, यहां तक क्लियर है? अब एक चीज मुझे बताना, इसकी लेंथ अगर L है तो इसकी भी लेंथ कितना है? इसका मतलब दोनों की लेंथ क्या होने जा रही है? सेम। इसका मतलब इसमें मान लेते हैं L1 है, इसमें क्या है? L2। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों आपस में बराबर होंगे ना। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही लेंथ पूछा है स्ट्रिंग की क्या होगी। समझ आ रही? तो एक बात मुझे बताना, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ क्या है? अच्छा लेंथ कैसे निकालते थे? L कैसे निकालते हैं? इसमें कितने नोड हैं? इसमें कितने मोड हैं यार? अरे लेंथ कैसे निकालते हो? 2 नोड के बीच की दूरी कितना कहलाती है? लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो कितना लिखोगे? 4 लेमडा बाई 2। लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसमें 4 है इसमें 5 है, खाली लिखा हुआ है कंजिक्यूटिव।
मतलब एक में 4 है तो अगले में 5, एक में 5 है तो अगले में 6, एक में 9 है तो अगले में 10। तो मुझे पता नहीं है, मैं क्या लूंगा, n। कितना लूंगा, n। अच्छा लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, तो कितना हो जाएगा, n लेमडा बाई 2। ये कितने के बराबर होगा, नहीं समझ आई? यहां पे लिखता हूं n लेमडा बाई 2 बराबर होगा किसके, इसकी लेंथ के। नहीं समझ आई बात? n लेमडा बाई 2 बराबर होगा किसके? अच्छा इसमें कितने होंगे, इसमें कितना, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, और कितना होगा, नोट्स कितने होंगे, n प्लस 1, और क्या होगा, लेमडा बाई 2। ये कितने के बराबर होगा, l के। नहीं समझ आई बात? समझ गए ना? तो इन दोनों को इक्वल लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना? अच्छा ये बताओ, ईमानदारी से बताना, इसमें लेमडा बाई 2 समझ आ रही ना बात, और इसमें दोनों का लेमडा क्या है, अलग अलग। इसमें अगर लेमडा है तो इसमें कितना होगा, कोई दिक्कत? अबे इसका लेमडा बाई 2, दो नोड्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दो नोड्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लेमडा बाई। तो इसका लेमडा बाई 2 और इसका लेमडा बाई 2 अलग है, समझ आ रहा? अच्छा ये l लेंथ का और ये भी कितने का है, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल लिख लो, तो कितना हो जाएगा, n लेमडा बाई 2 ना, और इधर कितना हो जाएगा, n प्लस 1 लेमडा डैश बाई 2। कोई दिक्कत ना, क्लियर है ना? यहां पे क्या रहेगा, n, और लेमडा बाई 2 कितना होगा, लेमडा बाई 2 18, और n प्लस 1 यहां पे कितना होगा, ए, हाँ सही है, लेमडा डैश बाई 2 कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर, 16। तो यहां से निकाल लोगे, जानते हैं किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। ये कितना है 18n, और इधर कितना होगा 16n प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 2n इज इक्वल टू कितना 16, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाए 8। आपसे लेंथ पूछा है ना, तो चाहे इसमें रख लो चाहे उसमें रख लो, इसमें रखोगे तो कितना हो जाएगा 8, और लेमडा बाई 2 कितने के बराबर है 18, 18 इंटू 8 कितना हो जाएगा 144। कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, हो गया। चलो अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, रुक जाओ। ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 100 हर्ट्ज, ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रिंग टुवर्ड्स इट्स फिक्स एंड। किस एंड की तरफ जा रही है, फिक्स्ड एंड की तरफ। व्हेन दिस वेव ट्रेवल्स बैक, जब ये वेव स्ट्रिंग के अंदर ऐसे ट्रेवल करके फिक्स्ड एंड की तरफ जा रही है, फिर रिफ्लेक्ट होकर के क्या आती है, क्या होती है, बैक होती है, बैक होती है। तो कह रहा है व्हेन दिस वेव ट्रेवल्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन ए नोड इज फॉर्म्ड। अच्छा जब ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे आएगी, मिलेगी तो क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी तो क्या बनेगा, नोड बनेगा। अब कह रहा है नोड इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। नोड कहां पे फॉर्म होता है, ये जो है फिक्स्ड एंड है ना, इसमें क्या बनती है, इस रस्सी के अंदर क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव। क्या बनती है, स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर। ए नोड इज फॉर्म्ड, नोड यहां पे मान लेते हैं, ये वाली दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। ये यहां पे क्या बन रहा है, फिक्स्ड एंड से नोड बन रहा है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड वेव की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, आप गजब का क्वेश्चन देखिए, स्पीड पूछ रहा है, और नोड कहां पे फॉर्म हुआ है, फिक्स्ड एंड से कितने पे, 10 सेंटीमीटर। अच्छा सबसे पहले आप वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू एफ, यही होता है ना। वेलोसिटी के लिए एक चीज आपको दे रखी है, क्या चीज दे रखी है,
अब किसका जुगाड़ करना है? फ्रीक्वेंसी तो 100 दे रखी है, किसका जुगाड़ करना है? लेमडा का। किसका जुगाड़ करना है? लेमडा। एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, ये बात नहीं पढ़ाई, फिक्स्ड इंट पे क्या बनता है? क्या बनता है? नोड बनता है। फिक्स्ड इंट पे क्या बनता है? नोड। अब अगला कह रहा है ए नोड इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फिक्स्ड इंट। तो ये नोड है, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर, तो ये किसके बीच की दूरी है? दो नोड्स के बीच की दूरी कितना होती है? लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू कितना? 10। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना? 20। तो यहां पे 20 रख दो, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ये नेक्स्ट ही माना जाएगा, समझ आ रही ना? ये कौन सा माना जाएगा? नेक्स्ट ही माना। तो यहां से लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। 10 क्या है? सेंटीमीटर ना, इसको मीटर में बदल लो तो कितना हो जाएगा? ये 2000 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलने के लिए 2 जीरो हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, समझ आ रही ना बात? ये वाला तो बच्चों वाला है, बताइए फटाफट। When a string fixed at both ends vibrate in first loop, second loop, third loop, fourth loop, इसीलिए मैंने बोला था उसे क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। एक में एक लूप बनता है, दूसरे में 2 लूप, तीसरे में 3 लूप, चौथे में 4 लूप। तो कह रहा है उनके फ्रीक्वेंसीज का रेशियो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F4 रेशियो क्या होगा? F1 रेशियो, F2 रेशियो, F3 रेशियो, F4 पूछा है ना, समझ आ रही ना बात? तो अच्छा ये बताओ, ये तो F1 ही होगा, और ये कितना लिख सकते हो? 2 टाइम्स ऑफ F1, और ये कितना लिख सकते हो? 3 टाइम्स ऑफ F1, ये कितना लिख सकते हो? 4 टाइम्स ऑफ F1। F1 F1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, कितना आएगा? बस सही हो जाएगा। 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये जब दोनों एंड फिक्स्ड है तब के लिए है, एक एंड ओपन होगा वो कल पढ़ेंगे, समझ आ रहे? कितने क्वेश्चन बचे? आप लोग तो गिर जाएंगे, इतना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो है। 2-3 जब तक एनर्जी ये करते हैं, नहीं तो फिर छोड़, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट इसको ट्राई करते हैं। ए स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर, मास कितना? 5 ग्राम, इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। 1 मीटर की रस्सी है 5 ग्राम की, जो दोनों एंड पे क्या है? फिक्स्ड है। आगे क्या कर रहा है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 8 न्यूटन। टेंशन कितना है? 8 न्यूटन। द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेशन यूजिंग ए एक्सटर्नल वाइब्रेटर ना। एक्सटर्नल वाइब्रेटर का मतलब क्या होता है? जब वायर के पास जाओगे ना, जैसे ये वायर फिक्स्ड एंड है ना, एक वाइब्रेटर, ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है, वो कल मैं पढ़ाऊंगा। जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो ये क्या बनाने लगेगा? स्टैंडिंग वेव बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा? स्टैंडिंग वेव। तो कह रहा है ना, एक्सटर्नल वाइब्रेटर जिसकी फ्रीक्वेंसी कितना है? 100 हर्ट्ज। तो एक्सटर्नल वाइब्रेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही किससे मैच करनी चाहिए? वायर की। तो वायर की फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया? 100 हर्ट्ज। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड्स ऑन द स्ट्रिंग इज क्लोज टू ना। इनके 2 नोड्स के बीच की क्या पूछ रहा है? 2 नोड्स के बीच की क्या पूछ रहा है? दूरी पूछ रहा है। अच्छा, 2 नोड्स के बीच की दूरी कितने के बराबर होती है? लेमडा बाई 2 के बराबर। लेमडा बाई 2 पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, लेमडा का जुगाड़ एक ही चीज है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू एफ होता है ना। अच्छा ये बताओ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है? 100। अच्छा v का जुगाड़
के लिए क्या दिया हुआ है, टी बाई म्यू। टी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताइए टी कितना दिया हुआ है, 8। और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मास कितना दिया हुआ, 5 ग्राम, मतलब 10 की पावर -3। और लेंथ कितना दिया हुआ है, 1। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 100। ईमानदारी से ये बताइए कितने के बराबर होगा, 1.6 और 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 1600 हो जाएगा। 1600 का कितना हो जाएगा, 40। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 100। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 100 ना। तो यही मुझे पूछा है, लेमडा की वैल्यू कितना है, 40 बाई 100 इंटू कितना हो जाएगा, 2। यही डिस्टेंस पूछा है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 20। अच्छा ये किस में आएगा, मीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो कौन सा हो जाएगा, बस आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये वाला आप लोग बताइए, ए स्ट्रिंग क्लैम्प्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड फिक्स्ड है, एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन 4th हार्मोनिक। 4 हार्मोनिक बन रहा है ना, 4 हार्मोनिक मतलब वो 1 2 3 4 लूप्स बनेंगे, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप। 4 लूप बनेंगे, 1 2 3 4, 4 हार्मोनिक हो गया, 4 बन गया है ना। देखो ऐसे चाहो तो दिख जाएगा, 1 हार्मोनिक, 2 हार्मोनिक, 3 4, 4 हार्मोनिक बन रहा है। अब इसकी इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू इतना ना, y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ पूछ रहा है। अच्छा ईमानदारी से बताइए ये लेंथ कितने के बराबर होगी, L, लेमडा के फॉर्म में ये कितना होगा, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, कितना हो जाएगा, 4 लेमडा बाई 2 मतलब 2 लेमडा ना। अब यही लेमडा निकल जाए तो लेंथ निकल जाएगा, लेमडा यहां फार्मूले से निकाल सकते हो। अच्छा x के साथ जो लगा होता है वो क्या होता है, k होता है। तो k इज इक्वल टू कितना है, k इज इक्वल टू 0.157, ये कितने के बराबर है, 2 पाई बाई लेमडा इज इक्वल टू 1.157। तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाई 0.157। पाई को आप क्या लिख सकते हो, 3.14 डिवाइड बाई 0.157। इसको सॉल्व कर दूं मैं, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3.14, एक डेसिमल इधर खसका दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 ऊपर बढ़ जाएगा, तो 10 ऊपर पड़ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 1.57, ये 2 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा। अरे अभी आंसर नहीं हुआ है, ये लेमडा कितना आएगा 40, तो 40 इंटू 2, लेंथ पूछा है ना, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और एक आध करा दें कि है, बस। कल का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साउंड वेव। हाँ आज स्ट्रिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, कल साउंड वेव। इसको बताइएगा सही है या गलत है। कह रहा है इन दी रिलेशन, ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है, ये एम्स का है, बढ़िया क्वेश्चन है। इन दी रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, वेयर सिंबल हैज
स्टैंडर्ड मीनिंग म्यू रिप्रेजेंट्स लीनियर मास डेंसिटी। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? सही है ना? अच्छा, द फ्रीक्वेंसी हैज द डायमेंशन ऑफ इनवर्स ऑफ टाइम, ये भी बात क्या है? सही है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का क्या होता है? उल्टा होता है। तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? रीजन क्या होगा? ऐसा क्यों है? क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है? हाँ, यहां एग्जैक्टली सही बात है। यहां पे फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन दी हुई है। फ्रीक्वेंसी की कितना है डायमेंशन? फ्रीक्वेंसी की कितना होता है? टाइम पीरियड का उल्टा ना, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये बात सही है, लेकिन इसकी म्यू की जो डायमेंशन है वो मास, मतलब म्यू म्यू क्या है? मास, लीनियर मास डेंसिटी। म्यू मास पर यूनिट लेंथ है ना, म्यू मास पर यूनिट लेंथ सिर्फ फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन की वजह से नहीं है, टेंशन की भी डायमेंशन पता होनी चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है। तो इस हिसाब से असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये रीजन, इसलिए कौन सा सही होगा? बी वाला। समझ गए ना? म्यू को मास पर यूनिट लेंथ तभी कह पाओगे जब आपको डायमेंशन किसकी पता होगी? फोर्स की, और किसकी पता होगी? टेंशन की। तब जाके क्या आएगा? म्यू आएगा। आपको सिर्फ किसकी डायमेंशन दी हुई है? फ्रीक्वेंसी की। तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।